नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि की नई जानकारियों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हो चुके हैं। तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। कृषि यांत्रिकरण योजना का लाभ लेने के लिए एलपीसी की अनिवार्यता होगी खत्म। पपीते के नए प्रभेद रेड लेडी से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। कम खर्चे में सब्जी एवं फल भंडारण के लिए कारगर है सब्जी कोठी। बिहार राज्य को मछली उत्पादन के साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री समेकित चौर्य विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दरअसल मछली पालक किसान भाइयों को मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के साथ फीड, दवा, उर्वरक पर प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए खर्च होंगे, जिस पर राज्य सरकार अन्य वर्ग को 50%, अति पिछड़ा जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 70% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मछली पालक किसान भाई इस योजना को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर दोहरा लाभ उठा सकते हैं। कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ लेने के लिए अब किसानों को एलपीसी यानी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल कृषि विभाग राज्य के किसानों को कृषि मशीन का लाभ लेने के लिए एलपीसी बनाने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए अब 20,000 रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर 3 साल पुराने रसीद के आधार पर भी योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। इससे राज्य के वैसे छोटे गरीब किसान जो एलपीसी बनाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आज हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि उत्पादक तकनीकों से विकास की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। पॉली हाउस ऐसे ही आधुनिक कृषि तकनीक है जिससे किसान भाई बिना मौसम सब्जियां उगा सकते हैं और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई पॉली हाउस तैयार कर सब्जी एवं फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं। किसान भाई दूसरे मौसम में उगाए जाने वाली सब्जियों को भी पॉली हाउस में उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। पॉली हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खुले वातावरण की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है और फसल की पैदावार तेज़ी से बढ़ने लगती है। पॉली हाउस में खेती करने का एक फ़ायदा यह भी मिलता है कि इसमें कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो पपीते की खेती कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसकी खेती साल भर की जा सकती है। वैसे पपीते की तो कई किस्में हैं, लेकिन हाल ही के समय में पपीते की एक नई किस्म विकसित की गई है जिसे रेड लेडी 786 नाम दिया गया है। यह एक संकर किस्म है। इस किस्म की खासियत यह है कि नर और मादा फूल ही पौधे पर होते हैं, लिहाजा हर पौधे से फल मिलने की गारंटी होती है। यह किस्म सिर्फ 9 महीने में तैयार हो जाती है और साथ ही इसके फलों की भंडारण क्षमता भी काफी अधिक होती है। आम से मिलती जुलती स्वाद होने के कारण इसकी खेती किसान भाइयों के लिए जीवन में खुशहाली की मिठास घोल सकती है। हमारे गांव में सब्जी और फलों की खेती तो बम्पर होती है, लेकिन इसके भंडारण की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण हर रोज सैकड़ों टन सब्जियां, फल बर्बाद हो जाती है। सब्जी कोठी एक ऐसा उपकरण है जिसमें सब्जी और फल 30 दिन तक सुरक्षित रह सकती है, वह भी बिल्कुल किफायती दर पर। सब्जी कोठी एक प्रकार की भंडारण गाड़ी है जिसमें कई खूबियां हैं। ये फलों और सब्जियों की लाइफ को 30 दिनों तक बढ़ा सकता है और छोटे किसानों के लिए सब्जियों और फलों को स्टोर करने में सहायक है। इस उपकरण को डिजाइन किया है बिहार के रहने वाले आईआईटी के पूर्व छात्र निकी कुमार झा ने। निक्की बताते हैं कि सब्जी कोठी को ऑपरेट करने के लिए मात्र 10 वाट बिजली की ज़रूरत होती है। इसे बिजली के अलावा बैटरी से भी ऑपरेट किया जा सकता है।
साथ ही सप्ताह में मात्र 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वैसे किसान भाई जो अपनी फसलों को नुकसान से नहीं बचा सकते या कोल्ड स्टोरेज का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए सब्जी कोठी बेहद कारगर उपकरण है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। और आइए अब चलते हैं राजधानी के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल एवं दाल के ताज़ा भाव। रहर दाल 17,000 से 18,000 प्रति क्विंटल, मसूर दाल 9,000 से 10,500 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 8,500 प्रति क्विंटल, जबकि सुपर उष्णा 4,500 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में छिटपुट बारिश की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा बताया गया है कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना फसल के लिए खेत की अधिक जुताई न करें और बीजोपचार के बाद ही चना की बुआई करें। इस समय आप तेलहनी फसल, राई, तोरी, सरसों और तीसी की भी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है,
पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को हानि होने की दशा में उन्हें राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सन 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिसका लाभ किसानों को आज भी दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, क्या है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनके उद्देश्य क्या हैं और आप इनका लाभ कैसे ले सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हासिल करते हैं इस फीचर के माध्यम से। भारत में किसानों का जीवन संघर्षों का जीवन रहा है। 80 के दशक में हरित क्रांति 4 दिनों की चांदनी की तरह आई और कृषि क्षेत्र को कुछ नई समस्याएं देकर लौट गई। समाधान के इंतजार में किसान खेत में पसीना बहाता रहा। बरसात नहीं हुई तो नमी खेत के बजाय उसकी आंखों में उतरती रही। बरसात हुई तो कभी इतनी हो गई कि खड़ी फसलें भी सैलाब में समा गई। दरअसल भारतीय कृषि काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर रहती है। खासकर खरीफ फसलों के लिए तो मानसून काफी अहमियत रखता है। बरसात हो गई तो ठीक, वरना सूखा। इन सब का सीधा असर फसलों की बुआई और पैदावार पर पड़ता है। ऐसे में किसान खेती तो करते थे, लेकिन हमेशा एक डर, एक चिंता सताई रहती थी कि न जाने इस बार क्या होगा। किसानों की इसी चिंता को खत्म करने के लिए साल 2016 के खरीफ मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। यह एक ऐसी योजना है जो मौसम की मार के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करती है। फसल बीमा योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों में किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना, कृषि में किसानों की रुचि बनाए रखना, उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना भी इस योजना का मकसद है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जलभराव जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धान, गेहूं, बाजरा जैसे खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, जूट, गन्ना और बागवानी फसलें शामिल हैं। शुरुआत में खड़ी फसल ही बीमा योजना में शामिल थी, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिम को भी इसमें जोड़ दिया गया। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसान को बहुत कम प्रीमियम देना होता है।
किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार स्वयं उठाती है। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सुखाड़ या बाढ़ की स्थिति में या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई के लिए आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तो भी आप भुगतान के हकदार होंगे। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। बीमा कराने के लिए आपका भूस्वामी होना जरूरी नहीं है। पट्टेदार और जोतदार सहित सभी किसान इसके पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। योजना के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक जाकर भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए देश के किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर छोटे और ऐसे किसान जिनकी जोत छोटी है, उन किसानों को इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से 17% तक किसानों के नामांकन की संख्या बढ़ी है। बीमा की राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पहले के मुकाबले और सरल कर दिया है। केंद्र सरकार का मकसद है कि आंधी, तूफान और बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद होने वाली फसलों का मुआवजा किसानों को नियत समय सीमा के अंदर मिले। क्षति का दावा, आंकड़ों की गणना, सत्यापन के बाद फसल क्षति के 2 महीने के अंदर किसानों को भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि आर्थिक रूप से देश के किसानों को मजबूत बनाया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो लगातार किसान की फसल को न सिर्फ एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है, बल्कि किसानों में मेहनत करने की हिम्मत भी बढ़ा रही है। इस योजना को लागू हुए 7 साल होने को हैं। इस योजना से जुड़ने वाले किसानों की साल दर साल बढ़ती संख्या बताती है कि किसानों का विश्वास जीतने में यह योजना पूरी तरह सफल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी किसानों को मुश्किल वक्त में सरकार की मदद। तो किसान भाइयों, अभी आपने इस फीचर के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। कृषि और जलवायु का बहुत ही गहरा संबंध है और जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आए दिन हो रहे हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के दौर में जलवायु अनुकूल खेती करना कितना आवश्यक है, इस विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे हमारे आज के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा पारिक से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब हम खेती की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह सत्य है कि हम बगैर प्रकृति को जाने अगर खेती करते हैं तो हमें नुकसान होता है। अनावश्यक रूप से हम नुकसान के शिकार हो जाते हैं। सरकार की एक बहुत और वैज्ञानिकों की पहल हम कह सकते हैं कि मौसम अनुकूल खेती, जलवायु अनुकूल खेती। जलवायु अनुकूल खेती क्या है, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इसकी आवश्यकता क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा पारिक जो इस विषय पर हमें जानकारी देंगी। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जलवायु अनुकूल खेती की जब हम बात करते हैं, बहुत अभी खास करके सरकार ने इसको काफ़ी प्रमोट किया है, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस पे, तो क्या है जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी है? इस जलवायु परिवर्तन का ये जो दौर है, इसका एक्सपीरियंस हमने पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें तो मॉनसून सीजन में इसका असर हमने इस साल भी देखा है। इस साल अगर हम लोग बात कर ले कि जब जून से मॉनसून चालू होता है, उस समय जो धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और बिहार में जो मॉनसून जून के दूसरे सप्ताह में आ जाता है, लेकिन इस बार
इस बार स्थिति ये हुई है कि हमारे पूर्वी चंपारण जिले में जून महीने में केवल 25% वर्षा हुई है और उसके बाद जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो केवल 42% वर्षा हुई है। और ये जो सीज़न है किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है धान की खेती के लिए, जिसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जलवायु परिवर्तन का सीधा असर हम देख रहे हैं कि जो मानसून की जो अनियमितता है, इसके अलावा वर्षा की जो दिनों की संख्या कम हो रही है और ओवरऑल जो वर्षा होनी चाहिए थी उसकी मात्रा भी कम हो रही है। तो इस जलवायु परिवर्तन के दौर में अगर खेती को अगर मौसम के अनुकूल किया जाए तो जो अनुकूल मौसम है उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और जो मौसम प्रतिकूल हो रहा है उसके अनुसार हम लोग उपाय कर सकते हैं। जैसे कि इस बार जब जून के माह में हमने कम वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया तो उस केस में हमने हमारे ज़िले के किसान भाइयों को कहा कि आप धान की ट्रांसप्लांटिंग के बजाय आप लोग धान की सीधी बुआई पे ज़्यादा फोकस करें। और उसके बाद भी जिन किसान भाइयों के पास में अगर सिंचाई की थोड़ी भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो लोग मक्का की खेती पे जा सकते हैं। और जिसके पास में अगर पानी की बिल्कुल सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इस साल जैसा कि हम लोग मोटे अनाज की खेती के बारे में भी कई किसानों को सलाह दिए हैं, हमारे संस्थान के द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत हर मंगलवार और शुक्रवार को मौसम का पूर्वानुमान दिया जाता है। और साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए हमको कौन सी फसल में क्या काम करना है इसके बारे में किसानों को असमंजस नहीं रहे और हमारे किसान भाई अपनी खेती में लागत कम कर सके और अनुकूल मौसम का फ़ायदा उठा सके। और मौसम अगर प्रतिकूल है तो उसके लिए उपाय कर सके। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कई सारे प्रयास किए जाते हैं। और उसके बाद में भारत सरकार द्वारा और भारत का जो मौसम विभाग है इसके द्वारा मौसम की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उससे हमारे किसान भाइयों को निपटने के लिए हमेशा तैयार करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। किसान भाइयों के लिए जब बात करते हैं हम जलवायु अनुकूल खेती की, खास करके तब किसान भाइयों हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा सा हमें ये धान दिखाएं कि इस धान में आप देखिए किसान भाइयों की, जब जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बता रही थी कि बिल्कुल जून माह में 25% बारिश हुई, जुलाई में भी कम बारिश हुई, तो उसका नतीजा है कि ये इसमें घास अधिक हो गए हैं। मतलब पानी अधिक होती है तो घास की मात्रा कम होती है और इसकी बढ़वाड़ भी बाधित हुई है। तो निश्चित रूप से ये ऐसा होना चाहिए कि जलवायु अनुकूल खेती में सजग होना चाहिए किसानों को। तो और इसमें अगर खास करके अब हम जिस मौसम की बात कर रहे हैं, रबी आने वाला है, खरीफ का लगभग अंत अब जाने वाला है, तो अब जलवायु अनुकूल खेती में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि किसानों को उसका भरपूर लाभ मिल सके? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। तो खरीफ सीज़न में तो हमने देखा कि पानी जो मानसून सीज़न में जो पानी की जो बारिश हुई है उसकी मात्रा बहुत कम रही। लेकिन अगर रबी सीज़न की हम लोग बात कर ले, उससे पहले धान की कटाई भी एक महत्वपूर्ण काम है किसान भाइयों के लिए। तो उस केस में भी पहली चीज़ तो किसान भाइयों को जागरूकता रखनी है। जागरूकता की मौसम की जो जानकारी है, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी को हम हर मंगलवार और शुक्रवार को देखेंगे और उसके बाद में उसका उपयोग अपनी खेती में करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी धान की फसल जो आगाद धान है वो एकदम पकने पे है और उसके अलावा कुछ दिनों में जो धान की कटाई चालू हो जाएगी। तो उस केस में अगर बारिश हो जाती है तो किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। तो पहली चीज़ तो किसान भाइयों को मौसम की जानकारी लेनी है, जिससे वो समय रहते अगर बारिश होने वाली है तो उससे पहले वो धान को काट के और भंडारण कर ले या फिर बेचने का प्रबंध कर ले। अब आते हैं हम अभी अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट सीज़न के बारे में, रबी सीज़न में जो मुख्य फसल है वो गेहूं है। तो गेहूं में जो मुख्य रूप से फसल पे जो प्रभाव पड़ता है वो है कि हमको बुआई का जो समय है जो 15 नवंबर से चालू होता है उस पे हमको खासकर ध्यान देना है, क्योंकि बुआई का समय अगर हमने बुआई समय से की है तो फसल की जो सारी अवस्थाएं हैं, वानस्पतिक अवस्था, उसके बाद में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, वहाँ तक अगर मौसम अनुकूल रहेगा तभी उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। जनरली क्या होता है कि किसान भाई देर कर देते हैं गेहूँ की बुआई में। उस केस में मार्च में अगर तापमान में वृद्धि होती है तो गेहूँ में दाने एकदम पतले बनते हैं और किसान भाइयों हम लोग उत्पादकता कम प्राप्त करते हैं। तो रबी के मौसम में महत्वपूर्ण चीज़ ये हो गई कि गेहूं की बुआई हमको समय से करनी है और उसके बाद में भी जो हम लोग मौसम की जानकारी देते हैं उसको नियमित तौर पे पालन करते रहना है। और जिससे कि हम क्या करेंगे
कि अगर बारिश की संभावना है तो हम लोग खेत में पानी नहीं देंगे, और अगर बारिश की संभावना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि खेत में जो भी खाद डालना है, जो भी स्प्रे करना है, वो उस टाइम पे ना करके उसके बाद में करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो हमने खाद दिया, जो हमने स्प्रे किया, उसका पूर्ण लाभ हमारे पौधे को मिले। जैसे किसान भाइयों ने अगर खेत में कोई स्प्रे कर दिया, खाद डाला, और उसके बाद एक दिन बाद भी अगर या उसी दिन बारिश हो गई, तो उस केस में जो खाद है वो पानी के साथ चला जाएगा नीचे, और उसके अलावा जो हमने स्प्रे दिया उसका भी प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके अलावा जो दूसरी फसल की हम लोग बात कर ले, आलू रबी सीजन में एक महत्वपूर्ण फसल है। उसमें भी अगर हम लोग झुलसा रोग की बात करें तो झुलसा रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सप्ताह में 2 बार, जैसा कि मैंने बताया, कि जो रोग और कीड़े लगने वाले होते हैं फसल में, उसके लिए भी पूर्वानुमान दिया जाता है। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस मौसम की जानकारी को आप लोग देखें, और इसके अलावा जो भारत का मौसम विभाग है उसका एप्लीकेशन है, मेघदूत एप्लीकेशन, उसको भी आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्लॉक का मौसम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो हम मौसम का जानकारी हमें जो मिलता है, उसके आधार पर खेती की जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है, और कैसे उसका सटीक जानकारी कि किस मौसम में कौन सी फसल का उपयोग करें, ये जानकारी हम लोगों को ऑनलाइन मिलने की सुविधा है कि नहीं? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। पहली चीज़ तो ऑनलाइन भी आप लोग ये जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस चंपारण में 27 ब्लॉक है पूर्वी चंपारण में, उसमें हमने प्रत्येक ब्लॉक के लिए कम से कम 3 से 4 हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। हम पूरे 2-3 पेज का एडवाइजरी जारी करते हैं। उसमें ऊपर में मौसम का पूर्वानुमान लिखा होता है, और नीचे 1-2 पेज में कौन सी फसल में क्या काम करना है, ये सारी जानकारी आप लोग को एक तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल सकती है। उसके अलावा अभी जो मैं जिक्र कर रही थी मेघदूत एप्लीकेशन का, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा भारत का जो मौसम विभाग है उसका खुद का एक वेबसाइट है, उसमें भी आप प्रत्येक ब्लॉक तक का आपको मौसम का जानकारी, साथ में कौन सी फसल में क्या काम करना है किसान भाइयों को, वो उसके अंदर लिखा होता है। तो आप ये सारी जानकारी आप ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। और दूसरा चीज़, अखबार की अप्रोच मुझे लगता है सारे किसान भाइयों तक है, वहाँ से भी किसान भाई ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, आपने देखा कि मौसम अनुकूल खेती, जलवायु अनुकूल खेती जो है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तब सफल होगा जब आप भी थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। आपके पास स्मार्टफोन है तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, थोड़ा ऑनलाइन होइए, और हमारा जो जितना भी जानकारी है एग्रीकल्चर साइंटिस्टों के द्वारा जो दी जाती है उसका लाभ लें। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी नेहा जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। आपने जाना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, साथ ही साथ जाना कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जलवायु अनुकूल खेती कितना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।